नमस्कार दोस्तों। आजकल दोस्तों आप लगातार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनली एक बड़ा इशू बनता जा रहा है दोस्तों, वह है इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये इजराइल पैलेस्टाइन जो कन्फ्लिक्ट है ये आया कहाँ से है। लेकिन दोस्तों इसमें एक सेंटर जो है वो सेंटर है दोस्तों जेरूसलम। तो असल में जेरूसलम की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये दोनों साइड जो है वो जेरूसलम के लिए एक कन्फ्लिक्ट, एक रिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, जेरूसलम को आप बोल सकते हो कि रिलीजियस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दरअसल जेरूसलम जो है वहां से तीन बड़े रिलीजन का लेना देना है, जिसको दोस्तों बोला जाता है अब्राहमिक रिलीजन। देखिए अब्राहमिक रिलीजन की शुरुआत दोस्तों अगर आप बोले तो एक इंसान से हुई है जिसको अब्राहम बोला गया है बाइबल में और इब्राहिम बोला गया है कुरान में। तो यानी इब्राहिम इस्लाम से रिलेटेड है और अब्राहम दूसरे रिलीजन है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, वहां से लेना देना है। तो टोटल अब्राहमिक रिलीजन दोस्तों तीन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम रिलीजन। अब दोस्तों अगर हम जुडाइज्म की बात करें तो जुडाइज्म का जेरूसलम में जो सबसे होली प्लेस है वो है दोस्तों वेस्टर्न वॉल। दरअसल वेस्टर्न वॉल दोस्तों एक बड़े टेंपल का कॉम्प्लेक्स था, जो टेंपल आज के टाइम पे दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी सिर्फ एक दीवार बची है जिसको जुडाइज्म से रिलेटेड लोग जो है वो वेस्टर्न वॉल बोलते हैं और वो इसकी प्रे करते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अब्राहम ने यहाँ पे अपने लड़के को, अपने सन को जो है सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार किया था। और फिर बात करते हैं दोस्तों कि इस्लाम का लेना देना क्या है जेरूसलम से। दरअसल दोस्तों जो प्रोफेट मोहम्मद हुए हैं, बोला जाता है कि जो मक्का मदीना से यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद जो हेवन यानी स्वर्ग में यानी जन्नत में जाने की जो उनकी शुरुआत हुई थी वो जेरूसलम में एग्जैक्ट वहाँ से हुई थी। और जिस जगह दोस्तों उन्होंने जन्नत सिधारी थी वहाँ पे दोस्तों आज के टाइम में एक मोस्क बनी हुई है जिसका नाम है अल अक्सा मोस्क। ठीक है, अब अल अक्सा मोस्क के पास ही दोस्तों एक डूम ऑफ द रॉक बना हुआ है और वो बेसिकली जो है दोस्तों वो एक बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स था। अब क्रिश्चियन रिलीजन जो है दोस्तों उससे रिलेटेड है थोड़ा सा दूर, इन दोनों जगह से दोस्तों थोड़ा सा दूर एक जगह है जिसको बोला जाता है चर्च ऑफ होली सेपल्चर। ये वो जगह है दोस्तों जहां पे माना जाता है कि जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। तो एक सिटी, एक छोटी सिटी, लेकिन तीन बड़े एंशिएंट रिलीजन आप बोल सकते हो, उनका ओरिजिन जो है दोस्तों वो एक सेम शहर से हुआ था। अब जो दोस्तों पुराना जेरूसलम है आप उसमें देखोगे पुरानी जेरूसलम को चार अलग अलग क्वार्टर्स पे डिवाइड किया गया है, जिसमें जूइश क्वार्टर है, इस मुस्लिम क्वार्टर है, क्रिश्चियन क्वार्टर है और आर्मेनियन क्वार्टर है। इसको चार अलग अलग क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। दोस्तों 1948 में एक अरब इजराइल वॉर हुई थी जिसमें जॉर्डन ने क्या किया था, उसने ओल्ड जेरूसलम के ऊपर कब्जा कर लिया था और जूइश लोगों को दोस्तों उन्होंने यहां से भगा के बाहर कर दिया था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है दोस्तों हमारे जेरूसलम सिटी की और इसीलिए जेरूसलम जो है दोस्तों वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में दोस्तों कंडीशन बन रही है वो क्यों बन रही है। देखिए हुआ क्या, जूइश लोग दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बोल सकते हो, मैक्सिमम यूरोप में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है दोस्तों जूइश लोगों की मूवमेंट हो रखी थी। वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, अपनी फैमिली चला रहे थे। लेकिन अचानक से दोस्तों जूइश लोगों को धीरे धीरे ड्यू टू देयर एथनिसिटी एक बैकलैश लेना पड़ा और लोकल लोग जो थे वो उनको कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। इस चक्कर में दोस्तों क्या हुआ, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन व्यक्ति जिनका नाम था थियोडोर हर्जल, वो एक नई स्कीम लेकर आए, वो एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आए जिसको बोला गया जैनिज्म। जैनिज्म दोस्तों दरअसल ये था कि ज्यूज लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। फिर ज्यूज लोगों ने दोस्तों 1881 में पहली माइग्रेशन करनी शुरू करी यूरोप से और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, और उनका ओबियस दोस्तों जो रास्ता था वो था जेरूसलम के लिए। और जेरूसलम के आसपास, क्योंकि जेरूसलम उनकी होली जगह थी, वो यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो गए। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली वर्ल्ड वॉर 1 तक भी लगातार जो है वो कंटिन्यूसली जो है माइग्रेशन होती रही जूइश लोगों की टुवर्ड्स जेरूसलम। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में जो है दोस्तों खत्म हो गया और ब्रिटेन ने कंट्रोल शुरू कर दिया आज के जो प्रॉपर इजराइल वाली जगह है वहां पे ओरिजिनली अरब लोग पैलेस्तीन के नाम से रहा करते थे और वो लोग वहां पे कंट्रोल किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटेन ने उस सारे रीजन को कंट्रोल कर लिया और इस चक्कर में माइग्रेशन थोड़ी और इंक्रीज हो गई। फिर दोस्तों माइग्रेशन में अगर आप बोलना चाहो कि जो असल माइग्रेशन, प्रॉपर जूइश माइग्रेशन जो हुई दोस्तों वो हुई हिटलर के टाइम में। हिटलर और उनकी नाजी पार्टी एसएस की वजह से क्या हुआ, एक जूइश होलोकॉस्ट हुआ जिसमें लाखों जूइश लोगों को जो है यूरोप में मार दिया गया।
इस चक्कर में बचे हुए जो जूइश लोग थे उनको ऐसा लगा कि अब हमारे लिए बचने की जो जगह है दोस्तों वो एक ही है और वो है जेरूसलम। और वो लोग कंटिन्यूसली दोस्तों माइग्रेट किए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में और वो जेरूसलम के आसपास रहना शुरू हो गए। इससे दिक्कत दोस्तों क्या हुई, अचानक से 1947 के आसपास जेरूसलम के आसपास जूइश लोगों की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई और ब्रिटेन को उन्होंने फोर्स करना शुरू किया कि आप हमें एक अलग कंट्री बना के दीजिए। अब इस चक्कर में दोस्तों क्या हुआ, वहां के जो लोकल लोग थे, जो अरब लोग थे पैलेस्टाइन के, और जो जूइश लोग वहां पे आके बस गए, उनके बीच में एक रिफ्ट शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई सारी मूवमेंट जो थी वो शुरू हो गई। अब इस चक्कर में दोस्तों एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालना वो चाहते थे, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों एक पार्टीशन प्लान दिया, जिसके तहत उन्होंने 1947 में 2 अलग सेपरेट कंट्री बनाए, एक अरब कंट्री पैलेस्टीन के नाम से और एक जूइश कंट्री बनाया दोस्तों इजराइल के नाम से। इजराइल के पास दोस्तों 55% जमीन थी और अप्रोक्सीमेटली 45% जो टोटल लैंड था दोस्तों वो गया था अरब लोगों के पास। लेकिन दोस्तों जो अरब कंट्रीज थे पड़ोस में, इजराइल के पड़ोस में जो अरब कंट्रीज थे, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन वगैरह, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या किया, इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब देखिए, क्योंकि इजराइल न्यूली फॉर्म्ड हुआ था 1948 में, तो एकदम से जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया और जो अरब फोर्सेस थी वो काफ़ी अंदर घुस गई। बट मिरेक्युलसली दोस्तों एक चीज़ क्या हुई, इजराइल ने काउंटर अटैक किया और उसने एक बड़ा हमला करके दोस्तों सारी जो अरब फोर्सेस थी उनको बाहर फेंक दिया, जिसका रिजल्ट दोस्तों ये निकला कि ओरिजिनली जो यूएन पार्टीशन प्लान में इजराइल को जगह मिली थी, अब इजराइल के पास उससे ज़्यादा ज़मीन थी। और हुआ क्या, अल्टीमेटली थोड़ा सा, क्योंकि इजराइल फोर्सेज ने ज़्यादा रीजन कैप्चर कर लिया, तो जो प्रॉपर बड़ा पैलेस्तीन था अब वो 2 टुकड़ों में रह गया, जिसका एक नाम था दोस्तों गाजा स्ट्रिप और दूसरा नाम था वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप दोस्तों कंट्रोल किया जाता था इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के द्वारा, क्योंकि ये थोड़ा मेडिटेरेनियन के पास और इजिप्ट के साथ लगता है, और दूसरा जो दोस्तों वेस्ट बैंक था उस पे कंट्रोल था जॉर्डन का। अब देखिए, क्योंकि 1948 में दोस्तों जॉर्डन ने कंट्रोल कर लिया, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जेरूसलम से जूइश लोगों को जॉर्डन ने 1948 में जो था वो भगा दिया था। तो फिर दोस्तों हुआ क्या, 1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, जिसके दोस्तों एक बड़े लीडर के तौर पे बाद में आए थे यासिर अराफात। दोस्तों PLO जो था वो काम करता था कि हमें यूएन प्लान के तहत जितनी ज़मीन मिली है हमें उतनी ही ज़मीन चाहिए, हमें उतनी ही लैंड चाहिए अपने पैलेस्तीन के लिए। लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, 1967 में अरब कंट्रीज ने दोस्तों इजराइल के ऊपर दोबारा हमला कर दिया, जिसको बोला गया 6 डेज वॉर। और 6 डेज वॉर में दोस्तों इजराइल इतने बड़े तरीके से जीता कि इजराइल ने इजिप्ट का जो सिनाई पेनिसुला था और सीरिया का जो गोलन हाइट था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और दोस्तों जेरूसलम के ऊपर यानी गाजा के ऊपर और आसपास वाला जो वेस्ट बैंक है दोस्तों, सारे के सारे रीजन के ऊपर जो था इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब दोस्तों हुआ क्या कि गाजा में भी और जो हमारा वेस्ट बैंक है, दोनों में पहले कंट्रोल था अरब स्टेट का, अब दोस्तों जो कंट्रोल आ गया वो आ गया इजराइल का। तो ये 1967 के जो दोस्तों 6 डे वॉर हुई थी, इसमें आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा चेंजेस आया पॉलिटिकली। अब दोस्तों हुआ क्या, 1967 में जब उन्होंने उस रीजन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो आसपास के स्टेट में, अरब स्टेट में दोस्तों एक सुबगाहट शुरू हो गई कि ये हो क्या रहा है। और कंटिन्यूसली जो PLO है वो कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए काम करने लगी कि हमें हमारा ओरिजिनल पैलेस्टाइन जो है वो स्टेट चाहिए। लेकिन दोस्तों दोबारा गड़बड़ क्या हो गई कि 1973 में अरब स्टेट ने दोबारा हमला कर दिया, यानी 3rd अरब इजराइल वॉर शुरू हो गया, जिसको योम किपर वॉर भी बोलते हैं। योम किपर असल में दोस्तों इजराइल में एक ऑस्पिशियस दिन होता है, जिस दिन वहां के लोग जो है फास्ट वगैरह रखते हैं। लेकिन दोस्तों योम किपर वॉर से भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, उल्टा नुकसान दोस्तों इजिप्ट को हुआ, क्योंकि इजराइल जो फोर्सेज हैं दोस्तों वो सिनाई पेनिसुला को क्रॉस करते हुए दोस्तों सुएज तक पहुंच गई थी, और सुएज के आसपास उन्होंने एक एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब दोस्तों प्रेशर देखिए जो था वो शिफ्ट हो गया इजिप्ट के ऊपर, क्योंकि एक इजिप्ट का बहुत बड़ा सिनाई पेनिसुला ऑलरेडी कब्जे में है। दूसरा दोस्तों क्या हुआ कि इजिप्ट का सुएज के आसपास का रीजन भी जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो इंटरनेशनली प्रेशर भी इजिप्ट पे बना और इजराइल पे भी बना। इसका दोस्तों रिजल्ट ये निकला कि इजिप्ट वो पहला अरब कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और जिसने इजराइल के साथ दोस्तों डिस्कशन शुरू कर
करनी करी और बातें डिस्कस करनी शुरू करी। तो दोस्तों इजिप्ट के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ और इजिप्ट और इजराइल दोनों जो है वो पीस अकॉर्ड के लिए तैयार हो गए। तो 1978 में दोस्तों कैंप डेविड अकॉर्ड इन दोनों ने साइन किया और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मेनाकेन बेनिन ने जो है वो दोस्तों ये पीस अकॉर्ड साइन किया और जिसके तहत ये हुआ कि सिनाई पेनिसुला जो है उसको इजराइल की फोर्सेस वैकेट करेंगे और ये इजिप्ट के पास वापस चला जाएगा। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये निकला कि वर्ल्ड में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना और इन दोनों को 1978 में यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजिप्ट के प्रेसिडेंट को 1978 में दोस्तों नोबेल पीस प्राइज से भी मिला। अब दोस्तों ये माना जा रहा था कि जल्दी ही ड्यू टू इजिप्ट दोस्तों जो है वो इजराइल पैलेस्टीन सॉल्यूशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 1981 में एक कट्टरपंथ मुस्लिम व्यक्ति ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी। अब दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, सिचुएशन स्टॉल हो गई और जो सिचुएशन खराब थी वो सिचुएशन दोबारा अरब और इजराइल के बीच में दोबारा से दोस्तों जो रिफ्ट था वो पैदा हो गया। मीनवाइल दोस्तों 1967 के बाद से कंटिन्यूसली जो इजराइल के लोग हैं वो सेटलमेंट बना रहे थे गाजा में और वेस्ट बैंक में और वो कंटिन्यूसली दोस्तों इंक्रीज हो रही थी। इसके विरोध में एक बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप बना जिसका नाम था हमास। 1987 में दोस्तों हमास एस्टेब्लिश हुआ और हमास आप बोल सकते हो पॉलिटिकल ग्रुप भी था और एक मिलिट्री ग्रुप भी था। ये दोस्तों दरअसल टेररिस्ट एक ग्रुप था जो चाहता था कि हम इजराइल से लड़ेंगे अपने ओरिजिनल पैलेस्टीन के लिए। अब दोस्तों हमास जो था उसने पीएलओ के साथ मिलके जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कंटिन्यूसली काम करना शुरू किया और एक वक्त दोस्तों ऐसा लग रहा था कि हमास और पीएलओ एक साथ काम कर रहे हैं और गाजा और वेस्ट बैंक जो है वो एक मिलके काम करेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन जो है दोस्तों वो निकालेंगे। अब फिर दोस्तों साल आया 1992 का। यित्ज़हाक रबीन नाम का व्यक्ति इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना। यित्ज़हाक जो है दोस्तों वो मेनाकन से पहले भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो यित्ज़हाक उस टाइम भी पीसफुल सोल्यूशन चाहते थे और अब जब यित्ज़हाक रबीन प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने कहा इस बार हम कोई पीसफुल सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन किया। दोस्तों ओस्लो अकॉर्ड यासिर अराफात जो कि पीएलओ के लीडर थे और यित्ज़हाक रबीन ने साइन किया और जिसके तहत इजराइल ने दोस्तों रिकॉग्नाइज किया पीएलओ को और पैलेस्टीन को एज इंडिपेंडेंट स्टेट। और इसके लिए दोस्तों फिर क्या हुआ कि पैलेस्तीन में एक पहली बार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी सरकार बनी जिसको पैलेस्तीन नेशनल अथॉरिटी जो है वो बोला गया। और इसमें ओबियसली दोस्तों पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और उनकी जो पॉलिटिकल विंग था फतह है उसका एक बड़ा जो रोल रहा। इसीलिए दोस्तों यासिर अराफात को और यित्ज़हाक रबीन को दोस्तों दोबारा से जो है 1994 में एक नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलता है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन फिर से खराब हो गई कि एक जायनिस्ट थिंकर ने 1995 में दोस्तों यित्ज़हाक रबीन को असैसिनेट कर दिया और सिचुएशन वहाँ से दोस्तों फिर से खराब हो गई। अब 1995 से दोस्तों कंटिन्यूसली अगले 5-10 साल जो है वो जूइश सेटलर जो थे, इजरायली सेटलर थे, क्योंकि उनको पॉलिटिकली सपोर्ट मिल रहा था उनकी सरकार से और चीप हाउसिंग की वजह से वो कंटिन्यूसली गाजा में और वेस्ट बैंक में दोस्तों जो है वो शिफ्ट हो रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा हुआ कि हमास ने बॉम्ब अटैक करने शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से गाजा जो था दोस्तों वो एक हॉस्टाइल प्लेस बनता जा रहा था। लेकिन मीनवाइल दोस्तों एक बड़ी गड़बड़ कब हो गई कि 2004 में यासिर अराफात की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ी डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है पूरे के पूरे इजराइल पैलेस्तीन रिलेशन में। और इजराइल की गवर्नमेंट दोस्तों इस चीज़ को समझ जाती है कि अब सिचुएशन शायद थोड़ी चेंज हो जाए। इसलिए 2005 में इजराइल ने अपने सारे के सारे जो सेटलर गाजा स्ट्रिप में थे उनको बाहर निकाल दिया। अप्रोक्सीमेटली 21 सेटलमेंट थी दोस्तों वहां पर और सारी की सारी सेटलमेंट को उन्होंने गाजा से बाहर निकाल दिया और गाजा और वेस्ट बैंक को दोस्तों उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया और चारों तरफ दीवार बनानी शुरू कर दी, जो आज भी दोस्तों एग्जिस्ट करती है। अब धीरे धीरे ये जो सेटलर थे दोस्तों ये सारे वेस्ट बैंक की तरफ जाने लगे क्योंकि वेस्ट बैंक पीसफुल एक इलाका था। अब दोस्तों गड़बड़ हुई गाजा में। दरअसल दोस्तों क्या हुआ, जब दोबारा इलेक्शन कराए गए तो हमास जो कि पॉलिटिकल ग्रुप था उसने गाजा में और वेस्ट बैंक में दोस्तों मेजोरिटी हासिल कर ली। ये मेजोरिटी थोड़ी थी बट उन्होंने मेजोरिटी हासिल कर ली, जिसके लिए दोस्तों एक कन्फ्लिक्ट हुआ साल 2007 में हमास और पीएलओ और फतह के बीच। इसको बोला गया दोस्तों बैटल ऑफ गाजा। और गाजा का पूरा कंट्रोल दोस्तों जो था वो
हमास ने कंट्रोल कर लिया और उसके बाद से लेके दोस्तों आज तक फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर फतेह जो पार्टी है उसका कोई रोल नहीं है गाजा को मेंटेन करने में। और गाजा ही दोस्तों मेन वो जगह है जहां से कंटिन्यूसली जो है अटैक किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वेस्ट बैंक में कंटिन्यूसली इनकी सेटलमेंट इंक्रीज हो रही है। अब यूनाइटेड नेशन बोलता है दोस्तों कि ये जो है ये गलत है, ये जो सेटलमेंट है ये दोस्तों इलीगल है और आप ये सेटलमेंट नहीं कर सकते, बट इनको इजराइल ने सपोर्ट कर रखा है इन सेटलर्स को, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों अब इजराइल के लोग भी दोस्तों वहाँ पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग चीप है, उनको वहाँ पे ज़मीन सस्ती मिल रही है। अब इस चक्कर में दोस्तों इजराइल ने वेस्ट बैंक को भी अपना मिलिटराइजेशन शुरू कर दिया, यानी वेस्ट बैंक में उनके जो सेटलर आते हैं उन्होंने वहाँ पे भी उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वेस्ट बैंक में दोस्तों कंटिन्यूसली इजराइल की मिलिटराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से दोस्तों आज की प्रॉब्लम आई है। अब इसी बीच दोस्तों आपने ये रॉकेट वाला मामला सुना होगा कि कंटिन्यूसली रॉकेट हमले हो रहे हैं। देखिए दरअसल ये रॉकेट हमले दोस्तों गाजा से हो रहे हैं। वेस्ट बैंक थोड़ा पीसफुल इलाका है, वहां से हमास रॉकेट हमले नहीं करता। हमास सारी तरह से दोस्तों जो ऑपरेट करता है वो करता है गाजा से। तो इन रॉकेट को दोस्तों बचाने के लिए एक नया सिस्टम काम आ रहा है, इजराइल इसको पिछले कई सालों से यूज कर रहा है, जिसको बोलते हैं आयरन डोम। तो आयरन डोम दोस्तों करता क्या है कि हमास ने जो भी गाजा से रॉकेट छोड़ा, आयरन डोम उसको हवा में ही इंटरसेप्ट करता है अपने रडार के जरिए और हवा में ही उसको खत्म कर देता है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेज बोलते हैं कि 90% एक्यूरेसी के साथ जो आयरन डोम जो है वो हमास के रॉकेट्स को मार देता है। देखिए दोस्तों मिडल ईस्ट के लिए जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है इसका पीसफुल सॉल्यूशन बड़ा जरूरी है, ताकि ये पूरा का पूरा रीजन जो है दोस्तों ये प्रॉस्परस हो सके और पूरे रीजन में दोस्तों जो है वो खुशहाली आ सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और जेरूसलम की क्या इंपॉर्टेंस है ये क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को दोस्तों यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।